अब नाजरीन आ जाए कि एक्चुअली ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ क्या जब इमरान खान साहब की आंख का मामला बना। अब जो चीज़ मैं आपके सामने रखने वाला हूं ना, ये मैंने अपने सोर्सेज से इकट्ठी की है और ये वो सारी इंफॉर्मेशन है जो गुज़िश्ता चंद दिनों में हुआ और आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि हुआ क्या था। जिस वक्त इमरान खान साहब की आंख की बीमारी का मामला बाहर आया, सलमान सफदर साहब रिपोर्ट लेकर आए और रिपोर्ट इसलिए बनवानी पड़ी क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का वफद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया था। वो रिपोर्ट जब मंजर आम पे आई तो हुकूमत घबरा गई थी। हुकूमत को लगा कि बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आने वाला है। मोहसिन नकवी के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ बंदों से राब्ते शुरू हुए। मैं जानता हूं कौन बंदे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा वरना उनकी मंजी ठुक जाएगी। हालांकि उनका कसूर कोई नहीं है, वो तो बेचारे पैगाम रसां थे। और उन बंदों ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, उन्होंने इमरान खान साहब की फैमिली से राब्ता शुरू किया क्योंकि बीमारी का मामला है तो फैमिली की प्रायोरिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो यकीन दहानी करवाई गई मोहसिन नकवी की जानिब से कि हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। लेकिन अपना दबाव बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के रेड जोन में मम्मी डैडी किस्म के धरने दे दिए और उसके ऊपर भी हुकूमत ने अपना चेक रख दिया कि दरवाजों के अंदर बंद करो, इन्हें बाहर नहीं निकलने देना, प्रॉपर इनको घूमने फिरने नहीं देना हमने। तो वो मम्मी डैडी किस्म के जो धरने थे, बिल्कुल होम्योपैथिक किस्म के, उनसे हुकूमत को फर्क कोई नहीं पड़ा और पाकिस्तान के अंदर कोई काबिल जिक्र लोग निकले नहीं। यानी जिस तरीके से लोगों को लीडरशिप ने निकालना था, लीडरशिप तो सारी गायब हो गई और बाकी पहुंच गई इस्लामाबाद के रेड जोन में और उन्होंने अपने आप को 3 इमारतों के अंदर बंद कर लिया। सुहेल अफरीदी भी उन लोगों में से एक थे जो इस ट्रैप में आ गए कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाएगी और हमें यहां पे एक अलामती धरना देना चाहिए। और सच्ची बात यह है कि इनके पास ग्राउंड के ऊपर कोई तैयारी नहीं थी कि बड़ी तहरीक एकदम चला सकते या लाखों लोगों को एकदम इकट्ठा कर सकते। इनकी ग्राउंड के ऊपर तैयारी नहीं थी। जो बात मैं आपको 1-1.5 महीने से बता रहा था कि जनाब ये मोमेंटम बना रहे हैं, विजुअल्स बन रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे तैयारी नहीं है। अब हुकूमत ने जब ये देखा ना कि दमखम नहीं है इनके अंदर, तो हुकूमत की नीयत बदल गई। फिर हुकूमत ने जो वादे किए थे वो उनसे मुकर गए और बड़े आराम से हुकूमत ने छोटे छोटे बहाने बना के इनको फारिग कर दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कुछ भी बाकी नहीं बचा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है। ग्राउंड पे कोई बहुत बड़ी तैयारी करनी चाहिए थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और अब वो करने जा रहे हैं। देखिए, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो अमन फोर्स है, यानी इसका नाम अब मैं आपको बता देता हूं, इमरान खान रिहाई फोर्स इसका नाम बताया था सुहेल अफरीदी साहब ने। मेरी कासिम सूरी साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा जी इसके ऊपर जो एतराज किया जा रहा है ना कि मुसल्ला विंग है, तो उन्होंने कहा जी हम मुसल्ला पार्टी है ही नहीं, हमने कभी गोली नहीं चलाई, हमने कभी किसी को कत्ल नहीं किया, बल्कि हमारे ऊपर जो कत्ल डाले गए बाद में पता चला कि वो तो किसी और ने किए। यानी वो जो 4 रेंजर्स वाले शहीद हो गए थे वो किसी और ने गाड़ी से शहीद किए थे। तो हम तो एक पुरअमन पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो हम इसके अंदर एक लफ्ज अमन शामिल कर देंगे। कासिम सूरी साहब ने मुझे बताया, वो आजकल अपने चैनल पे भी ये चीजें बता रहे हैं और मेरी आपसे गुजारिश है उनके चैनल को फॉलो करें, उनके चैनल को देखें। मैं देख रहा हूं पिछली चंद वीडियो से थोड़ा सा हो सकता है फायरवॉल सारे उन पे लगा दिए हो गवर्नमेंट ने, या उनके ऊपर भी फायरवॉल की जद आ गई हो, क्योंकि एकदम लाखों में गई उनकी वीडियोस और फिर एकदम नीचे चली गई। तो आप सबसे गुजारिश है कि कासिम सूरी साहब की वीडियोस भी देखें ताकि उन्हें भी सपोर्ट मिले और उनके जरिए से पाकिस्तान में जमहूरियत को सपोर्ट मिले। तो अभी जनाब ये इमरान खान रिहाई अमन फोर्स इसका नाम रखा जाएगा, इकराफ, IKRAF, इकराफ, इमरान खान रिहाई अमन फोर्स। और ये बहुत बड़ी तैयारी करने जा रहे हैं मेरी इतला के मुताबिक। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस आइडिया को लेकर कुछ जगहों पे बेचैनी है। कुछ लोगों को लगता है कि हमारा हक ना मारा जाए, कुछ लोगों को लगता है कि ये तो हमसे बड़ी चीज बनने जा रही है, कुछ लोगों को लगता है कि ये तो एक बहुत बड़ा तसादुम शुरू हो जाएगा, कुछ लोगों के ऊपर एजेंसियों का दबाव है कि ये काम आपने होने नहीं देना। तो हर एक के अपने अपने तहफुजात हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसके साथ खड़े हैं, इस कॉज के साथ कि ठीक है बनाओ एक बहुत बड़ी फोर्स नौजवानों की और ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। और यही वो स्ट्रीट मूवमेंट है जिसके बारे में इमरान खान साहब ने कहा था। अब ये होगा क्या, देखिए इसके अंदर यूथ विंग भी होगी, इसके अंदर खवातीन विंग भी होगी, लॉयर विंग भी होगी, स्टूडेंट विंग इसके अंदर होगा, आम नौजवान, ताजर विंग, उलमा विंग, यानी बहुत सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन के जितने लोग हैं जो अलग अलग तरह से हैं या आवाम के अलग अलग तरह के जो पूरे एक पोर्शन हैं वो सारे इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो ये इनका टारगेट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टारगेट है। मैं अभी बता नहीं रहा, वो खुद ही अनाउंस करेंगे। एक बड़ा टारगेट उन्होंने रखा है कि इतने नौजवान हमने खैबर पख्तूनख्वा से इकट्ठे करने और फिर पंजाब से इतने, फिर बलूचिस्तान और सिंध का, आज़ाद कश्मीर का, गिलगित बल्तिस्तान का, हर जगह का उनका अपना एक टारगेट है कि बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा किया जाएगा।
फिर ये लोग क्या करेंगे उसका भी पूरा मंसूबा है। तो ये बड़ा काम होने जा रहा है आने वाले दिनों में। देखिए, मैं मायूस कभी नहीं होता और मैंने आपको कहा कि मैं आपको मायूस होने नहीं दूंगा। अब लड़ाई लड़नी जो है इसमें कभी आप नीचे गिरेंगे, कभी आप उठेंगे, कभी आपको चोट लगेगी, कभी आप चोट पहुंचाएंगे, कभी आप पीछे हटेंगे, कभी आप आगे बढ़ेंगे, कभी आपको शिकस्त होगी, कभी आप शिकस्त देंगे। लड़ाई तो लंबी चलेगी। इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे ना, ये लड़ाई फिर भी चलेगी और ये चलती रहेगी। इस लड़ाई में पाकिस्तानियों को एक दिन जीतना है और एक दिन पाकिस्तानी जीत जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है और इस पे मेरी इत्तला के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट ने फौरी तौर पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग शुरू की है कि ये आइडिया क्या है, इसके अंदर क्या होगा, कौन लोग इसको लेकर आ रहे हैं और उनको रोकना कैसे है। तो सुहेल अफरीदी के खिलाफ बहुत सारी साजिशें आने वाले दिनों में आप देखेंगे, बहुत सारी चीजें आप देखेंगे, बहुत सारे लोग लॉन्च होंगे, बहुत सारी स्टोरीज लॉन्च होंगी, लेकिन साथ साथ वो काउंटर भी होंगी। तो नाज़रीन, ये मैंने आपको बता दिया। अब एक खबर अलीना शिगरी साहिबा ने दी है। देखें, वो जहाज वाला जो मामला है, मुझे लगता है कि अज़मा बुखारी साहिबा जो है ना, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वो अपोजिशन की तरफ से खेल रही है। जितनी शर्मिंदगी उन्होंने पंजाब हुकूमत की करवाई है ना, उतनी शर्मिंदगी पंजाब हुकूमत खुद कभी भी हासिल नहीं कर सकती थी। यानी उन्होंने बहुत सारी ऐसी हरकतें की हैं जिससे पंजाब हुकूमत को लगातार शर्मिंदगी हो रही है और उनका एक के बाद एक झूठ पकड़ा जा रहा है। मेरे ख्याल में पंजाब हुकूमत जितनी जल्दी उनसे जान छुड़वा ले उतना बेहतर होगा पंजाब हुकूमत के लिए। बहुत सारे और लोग हैं वो अच्छा काम कर सकते हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के तौर पे। अब अलीना शिगरी साहिबा ने ये जहाज वाला जो इन्होंने एक ब्लंडर किया, उस पर उन्होंने एक खबर दी है, मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा जी, मरियम नवाज अपने दौरों के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज इस्तेमाल करती रही है जो टैक्स दहिंदगान के पैसे से चलता है। इस जहाज के अंदर मौजूद सीट कवर्स, उनका रंग मरियम नवाज को पसंद नहीं आया था। फिर बताया जा रहा है कि जहाज की सीटों के कवर तब्दील करने पर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया खर्च किया गया कि मरियम नवाज साहबा को एयरफोर्स के जहाज के अंदर सीटों का रंग पसंद नहीं है, लिहाजा सीटों का रंग तब्दील कर दिया जाए। 1.5 करोड़ इन्होंने खर्च कर दिया उस काम पे। यानी मरियम नवाज की ख्वाहिश थी कि जब वो सफर करें तो जहाज की सीट कवर उनके पसंदीदा स्टाइलिश रंग में हो और इस ख्वाहिश पर अमल दरामद भी किया गया, वो भी आम आवाम के टैक्स के पैसे से। और पाकिस्तानी भूखे मर रहे हैं। ये जनाब जितने की एयरलाइन बेची है उससे महंगा इन्होंने अपने लिए एक लग्जरी तरीन तैयारा ले लिया है। अमीर तरीन हुक्मरान ऐसे तैयार नहीं रखते जैसे हुकूमत पंजाब ने अपने लिए तैयारा ले लिया है। ये अवाम से प्यार करेंगे, ये अवाम के लिए काम करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप जो मर्जी कर ले, ये मुश्किल हो जाएगा। लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं लेकर आएंगे क्योंकि सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं होगा। इस रिजीम ने ना नाज़रीन अभी बहुत सारे और जाली काम करने हैं। मैं आपको वक्त के साथ साथ बता रहा हूं, गवाह रहिएगा। मुस्तकबिल में बड़े बड़े सहाफती नाम, बड़े बड़े सियासी नाम यही वाला सौदा बेचेंगे और ये कहानियां सुनाएंगे, क्योंकि यजीद वक्त के खिलाफ बोलना बहुत मुश्किल होता है, वो कोई बात नहीं करता। मैं अभी आपको बता रहा हूं कि ये क्या क्या करने जा रहे हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूं कि ये अपने इक्तदार को तूल देने के लिए बोर्ड ऑफ पीस समेत, गजा में फौज भेजने समेत बहुत मुश्किल चीजें जो कभी भी कोई हुक्मरान पाकिस्तान में नहीं कर सकता था, ये वो सब कुछ करने जा रहे हैं। मैं आपको वक्त से पहले ये चीजें बता रहा हूं क्योंकि ये होती हुई दिखाई दे रही हैं। कैदी नंबर 804 और उसकी एहलिया सिर्फ एक यूनिवर्सिटी बनाने के जुर्म में इस वक्त जेल में बंद है। और वो जो पैसा जिसका नाम लिया जाता है ना कि वो इतने मिलियन पाउंड है, वो पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पड़ा है जिन्हें किसी ने नहीं पूछा। और इंटरेस्टिंगली वो पैसा मौजूदा हुकूमत ने निकाल के इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। तो आप अंदाजा कीजिए कि एक आदमी को ऐसे जुर्म में जेल में रखा गया है जो जुर्म हुआ ही नहीं, और वो एक ट्रस्ट है, वो यूनिवर्सिटी वहां पे बनी हुई है, बच्चे वहां पे तालीम हासिल करते हैं। ये केस फौरी तौर पे उड़ जाएगा, इमरान खान साहब के वकला ने दावा किया। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब कहते हैं कि लंबे अरसे से, कई महीनों से ये वाला केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग ही नहीं रहा, और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह यह केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग जाए। अगर यह केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग जाता है तो 15 मिनट में वो कहते हैं जी इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। 15 मिनट में इमरान खान साहब का, उनका दावा है कि अगर यह केस लग जाता है तो ये 15 मिनट का केस है, उससे ज्यादा का नहीं है। लेकिन एक बात आप और नाजरीन ज़हन में रखें कि अवामी दबाव के बगैर यह मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, ये क्योंकि एक्सटेंशन का टाइम चल रहा है, DGISI हो या पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हो, इनकी एक्सटेंशन के मामलात हैं। और इसमें एक बड़ा अहम स्टेटमेंट है, बड़ा छोटा सा स्टेटमेंट है लेकिन बड़ा मानी खेज है। हमने थोड़े दिन पहले इस पर डिस्कशन की थी, मैंने, साबिर शाकिर साहब ने और शहजाद अकबर साहब ने, कि क्या एक नया नोटिफिकेशन चाहिए होगा आर्मी चीफ को।
तो आज सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के नोटिफिकेशन की जरूरत है। कंफर्म किया उन्होंने कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के एक नोटिफिकेशन की जरूरत है, लेकिन यह कानूनी मामला है, इस पर गौर होगा तो बात करेंगे। बात तो हो गई अब और बात बाहर निकल आई। तो ये एक्सटेंशंस का माहौल है, इसमें बहुत सारी सियासत होगी। जो मौजूदा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो हुकूमत के ऊपर दबाव भी डालेगी, और दबाव डालने के लिए उनके पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 है। एस्टेब्लिशमेंट ये कोशिश करेगी कि नून लीग को डराए कि जनाब हम जजों को दबाना छोड़ देंगे, हम नाइंसाफी करना छोड़ देंगे और इमरान खान बाहर आ जाएगा, और अगर कैदी नंबर 804 बाहर आ गया तो वो आप सारों को खा जाएगा। लिहाजा चुप करके जो असं कह रहे हैं ना वो काम करते हैं आप। तो ये एक्सटेंशंस का मौसम है, दबाव डालने के लिए भी इन चीजों को इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्यादा लोगों को खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अवामी दबाव बढ़ा और बैरूनी और अंदरूनी दबाव ने मिलकर काम किया और अदलिया इसी तरह से फैसले देने पर मजबूर रही तो इमरान खान साहब फिर बाहर भी आ जाएंगे। ये बाहर भी आ सकते हैं, ये जल्दी हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि जो कुछ भी अगले 2-3-4 महीनों में होगा वो आर्मी चीफ की और डीजी आईएसआई की एक्सटेंशंस के साथ जुड़ा हुआ मामला होगा, उससे अलग मामला नहीं होगा। नाज़रीन, ने जो एक ख्वाहिश का इजहार किया गया था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जानिब से सुहेल बड़ाइच के सामने, और सुहेल बड़ाइच साहब ने वो ख्वाहिशात एज इट इज छाप दी थी, बजाय इसके कि वो आर्मी चीफ से सवालात करते, उनसे पूछते। और वैसे सुहेल बड़ाइच का देखें, उनको तो जो कहा गया उन्होंने डाकिए का काम किया, साफी वाला काम नहीं किया, वरना वो पूछते कि जनाब 8 फरवरी के इलेक्शन में आपने क्या किया। असल में सुहेल बड़ाइच का कसूर ये नहीं है कि उन्होंने जो आर्मी चीफ ने कहा वो लाके छाप दिया, कसूर ये है कि उन्होंने गंदे मशवरे देना शुरू कर दिए कि मांग लो माफी, गिर जाओ पैरों में, यही सबसे बेहतर है, माफी मांगना ही हल है, यू टर्न ले लीजिए। तो ये जो उन्होंने मशवरे दिए ना, ये मशवरे उनके नहीं बनते थे, क्योंकि नवाज शरीफ को वो मशवरे देते थे डट जाने के, जो नहीं डटा। इमरान खान को वो मशवरे देते हैं हट जाने के, जो नहीं हट रहा। तो ये सुहेल बड़ाइच साहब का कसूर अगर कहीं है तो वो यहां पे है, मुझे लगता है। वो जो आर्मी चीफ ने उन्हें कहा उसे एज इट इज छाप देना, ये तो कोई जुर्म नहीं है। अब सुहेल बड़ाइच के खिलाफ जो है वो डीजीआईएसपीआर ने स्टेटमेंट दे दिया है। डीजीआईएसपीआर का जो स्टेटमेंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं कि ब्रसेल्स में आर्मी चीफ ने इमरान खान या पीटीआई का कोई जिक्र नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, सुहेल बड़ाइच ने अपने जाती फायदे के लिए मन घड़त कहानी घड़ ली है, मन घड़त कहानी। सुहेल बड़ाइच साहब, मैंने आपसे कहा था ना एक पिछले वीलॉग में कि ये एस्टेब्लिशमेंट की आदत है, जैसे ही जमीन गर्म होती है ना तो ये अपने बच्चे अपने पैरों तले दबा लेती है, और यही आज आपके साथ हुआ है कि जैसे ही इन्होंने मार्केट में खबर लॉन्च करवाई है आपके जरिए से, ये बड़े लंबे अरसे से करवा रहे हैं, मैं भी साबित भी कर दूंगा, इन्होंने आपके जरिए से खबर लॉन्च करवाई और जैसे ही अवामी रिएक्शन देखा तो ये दौड़ गए। अब इनके भागने के बाद आप बताएं आप क्या करेंगे। सुहेल बड़ाइच साहब के पास ऑप्शन बहुत थोड़े हैं। देखिए, जाती फायदा भी करार दे दिया, मफाद परस्त करार दे दिया सुहेल बड़ाइच को, और साथ ही कह दिया कि झूठ भी बोलता है, मन घड़त कहानी उन्होंने खुद ही घड़ ली है। और साथ ये भी कहा कि जनाब वो मुलाकात तो लोगों के बीच में हुई थी, सुहेल बड़ाइच की अलग से हुई नहीं। फिर उन्होंने ना सिर्फ सुहेल बड़ाइच को रगड़ा दे दिया बल्कि जंग ग्रुप को भी रगड़ा दे दिया। उन्होंने कहा जी मीर शकील उर रहमान का इदारा, उन्होंने कहा जी कि इदारे को भी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था। अब सवाल यह है कि डीजीआईएसपीआर आपके आर्मी चीफ के हवाले से बकौल आपके झूठी खबरें छप रही हैं, तो यहां तो छोटी छोटी बात के ऊपर पीका ऑर्डिनेंस लग जाता है। क्या अब आप जंग और जियो ग्रुप के ऊपर और सुहेल बड़ाइच के ऊपर पीका ऑर्डिनेंस लगाएंगे? ये नहीं लगेगा, लगा भी तो एक नूरा कुश्ती होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगी, ये मुझे आइडिया है। जरा आप ये सुने कि ये माफी वाली बात से भाग क्यों रहे। अवाम का रद्द-ए-अमल बड़ा खौफनाक आया, माफी वाले मामले को लेकर जो अवामी रद्द-ए-अमल है वो बड़ा खौफनाक है। जरा मैं आपको सुनाता हूं कि राणा सनाउल्लाह साहब ने एक दिन पहले इसी मामले पे जो सुहेल बड़ाइच साहब ने लिखा और जो डीजीआईएसपीआर ने भी पहले कहा था वो भी सुनाऊंगा आपको मैं। इन्होंने क्या कहा राणा सनाउल्लाह ने, ये जरा सुने आप। जो बात इस वक्त डीजीपीआर ने जो की थी गालबन 8 मई 2024 को, 1 साल बाद, और जो अब सुहेल बड़ाइच साहब के फोन में उन्होंने जो बात की है, बड़े सीनियर सहाफी हैं और मैं यकीन रखता हूं कि जो उन्होंने बात की है वो दुरुस्त होगी। तो इसमें जो है वो अगर पीटीआई का ये सोच हो
तो उन्हें इस बात को फिर आगे बढ़ाना चाहिए, फिर मुतल्लका जो लोग हैं उनसे बात राणा साहब, अगर इमरान अच्छा जी, ये मेहर बुखारी साहब से बात कर रहे थे राणा सनाउल्लाह साहब, और इन्होंने जनाब कंफर्म कर दिया कि सुहेल वड़ाइच साहब ने जो बात की ये एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है, और ना सिर्फ ये एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि DGISPR पहले ये बात कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने जो डेट दी वो गलत दे दी। मैं जरा आपको वो जरा दोबारा सुनाता हूं कि DGISPR ने क्या कहा था, वो सुनने फिर आपको डेट भी बताता हूं। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्ध के दिल से माफी मांगे कौम के सामने, और ये वादा करे कि वो नफरत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा लेगा। ये जनाब DGISPR थे, इन्होंने खुद कहा था कि माफी मांगे, फिर इन्होंने अपने बेशुमार टाउट्स के जरिए ये बात करवाई कि माफी मांगे, और वो भी सच्चे दिल से। फिर कई जगह पे लोगों ने रिपोर्ट किया कि आर्मी चीफ भी यही चाहते हैं कि माफी मांगे इमरान खान सच्चे दिल से। और अब जो है वो सुहेल वड़ाइच साहब ने बाकायदा तहरीरें लिख के साबित कर दिया आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद। एक इन्होंने आपस में एक सेल्फी टाइप की फोटो भी भिजवाई है और बता रहे हैं कि जनाब माफी मांगे, वो भी सच्चे दिल से। तो ये जो ख्वाहिश है ये बहुत पुरानी है। ये जब मैं ISI की कैद में था तो मुझे भी आके इन्होंने पूछा था कि इमरान खान कब तक टूट जाएगा। मैंने पूछा क्या मतलब है उसका, उन्होंने कहा जी उसका मतलब है माफी मांगे। इमरान खान गिड़गिड़ा के माफी मांगे हमसे। तो ये ख्वाहिश बड़ी पुरानी है, ख्वाहिश बहुत पुरानी है माफी